स्किन इंसान का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है और एक बेबी का जो स्किन होता है वो अडल्ट के कंपैरिजन में 50% तक पतला होता है। वो ज़्यादा डेलिकेट होता है और इसीलिए इसका केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी मैं ओपीडी में बैठती हूँ 30% ऑफ द केसेस कहीं ना कहीं पीडियाट्रिक डर्मेटोलॉजी रिलेटेड होते हैं, यानी कि स्किन प्रॉब्लम्स रिलेटेड होते हैं। और इंडिया में स्किन रिलेटेड प्रैक्टिसेस इतने होते हैं कि नॉर्थ साउथ अलग अलग स्टेट्स में अलग स्किन प्रैक्टिस होती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक गाइडलाइन बेस्ड डिस्कशन करें कि एक बेबी का स्किन केयर क्या होना चाहिए। हाय, मैं डॉक्टर राजेश्वरी, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एंड न्यूनेटोलॉजिस्ट हूँ और आज हम स्किन केयर पे इम्पोर्टेंट वीडियो बना रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है जो साइंटिफिकली प्रूवन अपने बच्चे का स्किन केयर रूटीन ढूंढ रहे हैं। ये मैं नहीं कहती, ये स्किन केयर रूटीन जो मैं आपको बता रही हूँ ये साइंटिफिकली बैक्ड है थ्रू अमेरिकन अकेडमी एंड इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स। बच्चे को जब हम नहलाना स्टार्ट करते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपका बेबी पैदा होते वक्त 2.5 किलो के ऊपर है तभी ये नियम लागू होंगे। अगर आपका बेबी बहुत छोटा है तो स्पेशली प्री टर्म है तो उन पे अलग नियम लागू होते हैं, जिसके बारे में हम डेफिनेटली किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं जो बेबी फुल टर्म बॉर्न होते हैं उनको नहलाते वक्त आपको क्या बातों का ध्यान रखना है। ऑलवेज एक रूम को बंद रखिए, नहलाने का पानी गुनगुना होना चाहिए। आप अपने हाथ पे इस पानी को चेक करेंगे। स्पेसिफिकली आप बाथटब यूज कर सकते हैं जो बहुत सेफ होता है, बच्चे के गिरने के इंजरी के चांसेस मिनिमम रहते हैं। पानी को आप बाथटब को आप बच्चे के थाई लेवल तक भरिए, उसमें बेबी को इंक्लाइंड रखिए। धीरे धीरे आप पानी डालकर बच्चे को नहला सकते हैं। नहलाने की प्रक्रिया 10 से 15 मिनट एक्सीड नहीं करनी चाहिए। इसके बाद बेबी को इमीडिएटली टॉवल ड्राई करना है और इमीडिएटली मॉइस्चराइज करना है। बच्चे को कौन सा मॉइस्चराइजर यूज करना है? सो ऐसा है पेरेंट्स की जो मॉइस्चराइजर है वो 2 वेरिएंट हो सकता है। एक आप ऑयल भी यूज कर सकते हैं एंड दूसरा आप मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। ऑलवेज मॉइस्चराइज करना है आपको। जैसे ही बच्चा नहाकर बाहर आता है उसको ड्राई करके इमिडिएटली मॉइस्चराइज करें। इससे मेक श्योर ये होता है कि जो बच्चे को पानी की नमी मिली है वो उसके बॉडी में ही रहती है। मॉइस्चराइजेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेबी के स्किन के लिए बैरियर जैसा काम करता है। ये इतना इंपॉर्टेंट है स्पेशली विंटर एरियाज में। अगर आप एक एयर कंडीशन स्पेस में रहते हैं, मॉइस्चराइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। मॉइस्चराइजेशन बच्चे की स्किन को ट्रॉमा प्रिवेंट करता है, मतलब उसकी स्किन में चीरे या खच्चर लगने से प्रिवेंट करता है। ऐसी स्किन जिसमें क्रैक्स ना बने। मॉइस्चराइजेशन से बेबी की स्किन इंटैक्ट रहती है और इसीलिए इंटैक्ट स्किन में जल्दी कोई बैक्टीरिया, वायरस, कीटाणु एंट्री नहीं कर पाते। सो इसीलिए मॉइस्चराइजेशन का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। आप एक अप्रोप्रिएट बजट फ्रेंडली अपने अनुसार आप अच्छा मॉइस्चराइजर चूज करिए जो कि फ्यू थिंग्स में रहने चाहिए। बेबी फ्रेंडली होना चाहिए, उसमें कोई भी केमिकल्स, थैलेट्स नहीं होने चाहिए। वो स्पेशली फॉर्मुलेटेड होना चाहिए एक बेबी के स्किन के लिए। सेंसिटिव स्किन इसलिए होता है क्योंकि उसकी स्किन किसी चीज को अलग तरीके से रिएक्ट करती है, जैसे कि फैब्रिक को रिएक्ट करना, कॉटन के सर्टेन फाइबर्स को रिएक्ट करना, सिंथेटिक फैब्रिक्स को रिएक्ट करना, एनवायरमेंटल थिंग्स भी अफेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए ऐसे बेबीज को सेंसिटिव कहा जाता है। इनकी स्किन केयर बेसिकली प्राइमरीली डिपेंडेंट है गुड मॉइस्चराइजेशन पे। यस पेरेंट्स, हम दरअसल डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो हम लुक करते हैं कि हमें बहुत सारे क्रीम्स मिल जाएं या हमें कोई मेडिकेशन मिल जाए जादुई, ताकि हम बच्चे का एटोपिक डर्मेटाइटिस एकदम से गायब कर दें। बट द ट्रूथ इज पेरेंट्स कि एटोपिक डर्मेटाइटिस का सबसे मोस्ट फैक्टर है इंपॉर्टेंट कि आप बेबी के स्किन को वेल हाइड्रेटेड रखिए। वेल हाइड्रेशन फ्रिक्शन प्रिवेंट करता है, बैरियर जैसा काम करता है, क्रैक्स नहीं डेवलप होने देता और इसीलिए बेबी को इचिंग और सारे जो एटोपिक डर्मेटाइटिस के सिम्टम्स हैं वो कम हो जाते हैं। अगर आपके बेबी को एटोपिक डर्मेटाइटिस है तो आपको उसके स्किन को ज्यादा ध्यान रखना होगा, यानी कि उसकी स्किन सेंसिटिव है। मॉइस्चराइजर चूज करते वक्त 2-3 बातों का ध्यान रखिए, जैसे कि उसके अंदर सेरेमाइड्स हो सकते हैं, लिपिड्स हो सकते हैं, गुड कोलॉइडल ओटमील हो सकता है। कोलॉइडल ओटमील, सेरेमाइड्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आपके बेबी को एटोपिक डर्मेटाइटिस है। प्लीज डोंट रश टू यूज स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स बच्चे के ऊपर तभी यूज करना है
जब आपके पीडियाट्रिशियन या डर्मेटोलॉजिस्ट ने आपके बेबी के लिए रेकमेंड किया है। अगर आपके बेबी की स्किन सेंसिटिव है तो ये 3-4 इंग्रेडिएंट्स को देखकर उसके मॉइस्चराइजर को पिक करिए। दूसरा मॉइस्चराइजेशन फॉर्म है ऑयल। आप कोकोनट ऑयल को प्रेफर कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल इतना नेचुरल है, इतना अच्छा माना गया है कि वो बॉडी के लिए पहले तो न्यूट्रल पीएच पे है, जो बेबीज की स्किन बहुत अच्छे से टॉलरेट करती है। इसको आप अपने बेबी को एवरी टाइम बेदिंग के बाद आप लगा सकते हैं। इनफैक्ट इसको आप मसाज के लिए भी यूज कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल डायपर चेंजेस के दौरान भी रेकमेंडेड होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर पेरेंट्स, जब भी मॉइस्चराइजर चूज करें या मॉइस्चराइजिंग प्रोसेस चूज करें, मतलब या तो आप क्रीम या ऑयल यूज करना चाहते हैं, स्टिक टू वन प्रोसेस। किसी एक चीज को स्टिक करिए, बार बार उसको एक्सपेरिमेंट मत करिए, बदलिए मत। अगर आपके बेबी को ऑयल सूट कर गया है तो ऑयल पे ही रहिए, मॉइस्चराइजेशन सूट कर गया है, कोई मॉइस्चराइजर ब्रांड सूट कर गया है तो उस पे ही स्टिक करिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा शैम्पू, सोप या शैम्पू, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेबी को नहलाते वक्त आप आइडियल चीज होता है क्लेंजर, यानी कि लिक्विड शैम्पू या बॉडी क्लेंजर। अगर वो किसी रीजन से आपको नहीं लेना है या नहीं मिल पा रहा है तो आप एक सोप भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें हमेशा ये मेंशन्ड हो कि वो सोप या शैम्पू या बॉडी क्लेंजर का पीएच 5.5 रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स। जब हम एक हार्श पीएच या 5.5 ना हो वैसा कोई क्लेंजर यूज कर देते हैं तो बेबी का जो स्किन है वो इतना डेलिकेट है कि उसका जो फर्स्ट लेयर है बैरियर वाला, वो इरिटेट हो जाता है, वो फटने लगता है, उसमें दरारें आने लगती हैं। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इन स्किन्स में इजिली कोई भी ऑर्गेनिज्म यानी हवा से बैक्टीरिया, वायरस या कहीं कोई भी चीज बड़े आसानी से घर कर सकती है एंड इन्फेक्शन बना सकती है। सो इसीलिए बेबी का सोप या क्लेंजर का पीएच 5.5 रहना बहुत जरूरी है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें फ्रेग्रेंस, थैलेट्स, पैराबेन्स, सल्फेट्स नहीं होने चाहिए। आप अपने घर का रेगुलर स्टोर बॉट अपने बॉडी में यूज करने वाला नहीं यूज कर सकते हैं डियर पेरेंट्स। आपको यूज करना है जो स्पेशली बच्चे के लिए बनाया गया है। उसमें टीयर फ्री होना चाहिए, थैलेट्स, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। आपको इन चीजों को देखकर, लेबल पढ़कर अपने बेबी के लिए शैम्पू लेना है। द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर सेलेक्टिंग शैम्पू या क्लेंजर कि आपके बजट फ्रेंडली हो। आपको क्योंकि ये चीज बच्चे के लंबे समय तक यूज करना है, इसलिए अपना बजट देखिए, आप उसको रेगुलरली अफोर्ड कर सके वो देखिए एंड उस अनुसार लीजिए। बिकॉज मार्केट में इतनी वैरायटी है कि इंसान लॉस्ट हो जाता है। हर वैरायटी का अलग अलग प्राइस पॉइंट है। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स को अगर आप देख लिए, एक पीएच, एक टीयर फ्री होना चाहिए एंड थर्ड फैक्टर केमिकल फ्री एंड फ्रेग्रेंस फ्री होना चाहिए। ये 3 चीजें देख लीजिए, वो अगर आपके बजट में बैठता है और अगर आपने उसे यूज किया, आपकी बेबी के स्किन को सूट करता है, तो स्टिक टू दैट क्लेंजर, उसी चीज को यूज करना है अगर आपके बेबी को सूट करता है। बेबी का कॉर्ड एरिया, प्लीज पेरेंट्स इस पे कुछ भी नहीं लगाना है, इसको बार बार क्लीन नहीं करना है। इस पे काजल, टैल्कम पाउडर, क्रीम, ओवर कुछ भी नहीं करना है। आपको इस एरिया को ड्राई छोड़ देना है। अगर इस एरिया में कुछ भी आपको डिस्चार्ज, पस या कुछ भी दिखता है तो आपको इमिडिएटली अपने पेडियाट्रिशियन के पास जाना है। उसके ऊपर हल्दी, नमक कुछ भी नहीं डालना है। आपको बिना पेडियाट्रिशियन को पूछे इस नाड़ी के एरिया में कुछ भी नहीं करना है। कॉर्ड रहते भी आप बेबी को बादिंग करा सकते हैं। मेक श्योर करिए कि कॉर्ड ड्राई होना चालू हो गया हो। एक बार कॉर्ड ड्राई हो जाता है तो आप बच्चे को नहला सकते हैं। मतलब बेबी जब हॉस्पिटल से आ जाए और एक दिन पूरा घर में सेटल हो जाए, यू कैन स्टार्ट बेदिंग द बेबी। पेरेंट्स, टैल्कम पाउडर्स यूज नहीं करना है। ऑलवेज रिमेंबर, टैल्कम पाउडर्स एक तरह से एलर्जिक ट्रिगर्स होते हैं। आप इसको अपने बच्चे के स्किन फोल्ड्स पे लगाते हैं थिंकिंग कि ये अच्छा महकेगा, इसमें पसीना कम आएगा। सो पसीना कम करने के लिए राइट टेम्परेचर रखिए, एनवायरनमेंट का, घर का टेम्परेचर कूल रखिए। बच्चे को प्रॉपर ड्रेसिंग उतनी ही करिए जितनी की जरूरत है। स्किन फोल्ड्स को ऑलवेज क्लीन करिए। दूध अगर बच्चे का यहाँ वहां गिर रहा है तो ऑलवेज वाइप करिए। ये 3 मेजर फैक्टर्स हैं। अगर आप पाउडर यूज करते हैं, यूजुअली ये बच्चे के पसीने से रिएक्ट करके फर्दर एलर्जी कॉज करता है। टैल्कम को बच्चे को ऐसे मस्त एक पफ में डस्ट कर करके लगाते हैं, इससे वो जो हवा में उड़ता है टैल्कम, वो बच्चे के नाक में जाता है, लंग्स में जा सकता है। एंड अभी भी जो बेबीज 6 महीने से छोटे होते हैं उनका लंग्स अभी भी डेवलप हो रहा होता है।
इसमें जाकर ये एलर्जी ट्रिगर करता है। प्लस टैल्क में कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं। भले वो आपको कहते हो कि दिस इज बेबी फ्रेंडली, उसे यूज ही क्यों करना है, मत यूज करिए। नहलाने के बाद, मॉइस्चराइज करने के बाद बेबी के अंदर एक नेचुरल महक आ जाती है। स्टिक टू दैट। वो महक माँ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो फ्रेग्रेंस माँ को, जो बच्चे का नेचुरल महक है, वो माँ के मिल्क सप्लाई को बढ़ाता है। उसे मास्क मत करिए टैल्कम पाउडर लगा के। पेरेंट्स कैन चूज कि उनको क्लॉथ डायपर चाहिए या वो चाहते हैं कि रेगुलर डायपर्स यूज करें। ये पेरेंट का बहुत पर्सनल प्रेफरेंस है। डायपर्स खाली ये होता है कि आपको फ्रिक्वेंटली बदलना है। क्लॉथ डायपर भी जल्दी जल्दी गीला होता है तो आपको बदलना है, और नॉर्मल डायपर्स को भी आपको एवरी 3-4 आवर्स में बदलना है इनिशियल डेज में। लेटर ऑन 4 to 5 आवर्स में भी बदल सकते हैं। हाईली गुड क्वालिटी, गुड अब्सॉर्बिंग डायपर्स यूज करना है। प्रेफर करिए डायपर्स जिनमें इंडिकेटर है कि भाई गीला हो गया तो आपको बदलना है, यू शुड नो। वेटनेस इंडिकेटर वाले डायपर्स आर बेस्ट। ये आपका स्ट्रेस 30% तक तो कम ही कर देते हैं कि बार बार चेक तो नहीं करना पड़ता बच्चे को। बच्चे ने अगर पॉटी कर दी है तो ये डायपर आपको इमीडिएटली बदलना है, सूसू करने के लिए या भरने का वेट नहीं करना है। इसके पीछे रीजन ये है कि पॉटी जो है उसमें कुछ एंजाइम्स एंड केमिकल्स होते हैं, वो बच्चे के स्किन के रिएक्ट करके बेबी को रैश कॉज कर सकते हैं। डायपर रैश आप प्रिवेंट कर पाएंगे काफी हद तक अगर आप ये फॉलोइंग स्टेप्स को फॉलो करें। फॉर एग्जाम्पल, आप बच्चे का डायपर एवरी 3 to 4 आवर्स में बदलिए। नो मैटर कि वो गीला है या नहीं है, या वो अभी भी लाइट महसूस हो रहा है, चेंज करिए। डायपर चेंज करने के बाद नेक्स्ट डायपर पहनाने से पहले आप अपने बेबी के स्किन के ऊपर या तो अच्छा मॉइस्चराइजर यूज करें या तो कोकोनट ऑयल लगाएं। ऑलवेज रिमेंबर कि डायपर फ्री टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली बेबीज लेस देन 1 year ऑफ एज में। आपको बेबी को बिना डायपर के उसको छोड़ देना है। यस, उसको दिन में एटलीस्ट 2 से 3 घंटे बिना डायपर के चाहिए। आप 1 घंटा मॉर्निंग में दीजिए, 1 घंटा इवनिंग में दीजिए। एवरी डायपर चेंज में अगर आपको मौका मिले तो आप बेबी को 10-15 मिनट्स खुला छोड़ दीजिए। दिस इज एन एक्सीलेंट वे टू प्रिवेंट रैश। अगर आपके बेबी को रेडनेस दिख रहा है डायपर एरिया में तो आप रैश क्रीम यूज कर सकते हैं जिसमें जिंक ऑक्साइड हो। एटलीस्ट 10 to 20% का जिंक ऑक्साइड किसी भी क्रीम में होना चाहिए टू प्रिवेंट द रैश। इस रैश क्रीम को आप लगा सकते हैं जब भी बेबी को रैश आना स्टार्ट हो जाए। आप हमेशा डायपर बदलते वक्त तुरंत डायपर बदल के बैरियर क्रीम या आप अपना ऑयल लगा सकते हैं। उसके बाद रेडनेस वाली एरिया पे ये रैश वाली क्रीम लगाइए एंड देन बेबी को डायपर पहनाइए। हमारी दादी नानी मसाज के ऊपर कुछ बातों को क्लेम करती थी और उनमें से कुछ बातें जी हाँ सही हैं। जैसे कि मसाज करने से बच्चे के बोन बहुत मजबूत हो जाएंगे, उसका दूध अच्छा पचेगा, मसाज कर दो बेबी बहुत अच्छा सोएगा। यस, ये क्लेम्स में सच्चाई है। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स कहीं ना कहीं कुछ चीजों के मामले में सही हैं। इसको साइंटिफिकली देखा गया है एंड ये रिसर्च बैक्ड है कि मसाज बच्चे की कुछ चीजों को बहुत हद तक इम्प्रूव करता है, जैसे कि बेबी का सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है। मसाज बच्चे के बॉडी के स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करता है, उसका फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस कम होता है, बच्चा रिलैक्स महसूस करता है, इसीलिए बच्चे को बहुत अच्छी नींद आती है। मसाज बेबी के सेंसरी सिस्टम पे बहुत अच्छा काम करता है, उसका सेंसरी सिस्टम बेटर डेवलप होता है, जैसे कि टच, पेन, प्रेशर, ये सारे सेंसेशंस वो बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं। मसाज से बेबी का न्यूरो मोटर डेवलपमेंट भी बेटर होता है। दादी नानी कहती थी कि मसाज से बच्चा फटाफट चलने लगेगा, उसकी मसल्स बहुत स्ट्रांग होंगे। यस, ये भी क्लेम सही है क्योंकि मसाज से बेबी का न्यूरो मोटर डेवलपमेंट बेटर होता है। सो यस पेरेंट्स, मसाज जो अपने दादी नानी कहते थे और साइंटिफिकली भी पाया गया है इज गुड। मसाज से बेबी का बोन मिनरलाइजेशन इंप्रूव होता है, यानी कि उसके बोन में कैल्शियम डिपोजिशन, मिनरल डिपोजिशन बेटर होता है एंड स्ट्रॉन्गर होते हैं ऐसे बेबीज के बोन्स। सो मसाज से बहुत बेनिफिट है एंड इसीलिए पेरेंट्स मसाज को फर्स्ट 1 year ऑफ एज में स्किप नहीं करना है, कंटिन्यू करिए। ना मसाज करते वक्त किस चीज से करना है, मॉइस्चराइजर भी यूज कर सकते हैं, ऑयल भी यूज कर सकते हैं। ऑयल सेलेक्ट करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि
इरिटेंट ऑयल यूज नहीं करना है। मस्टर्ड ऑयल एंड ऑलिव ऑयल ये दोनों भी बॉडी के लिए बेबी के इरिटेंट पाए गए हैं। ये बेबी का फर्स्ट स्किन लेयर को डिस्टर्ब करता है, उसको इरिटेट करता है एंड इजीली इसमें फिर क्रैक्स डेवलप होते हैं, इसमें रैश आराम से आता है। तो इसीलिए ये दोनों ऑयल को प्रिवेंट करना है। बहुत लोग ऑलिव ऑयल को बहुत प्रेफर करते हैं, बट ऑलिव ऑयल में ओलिक एसिड होता है जो बेबी के स्किन के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। सो पेरेंट्स इसको अवॉइड करिए। सेकेंड थिंग इज कि सर्टन ऑयल्स जैसे कि नट ऑयल, सीड ऑयल्स, प्लीज इनको भी अवॉइड करिए, बिकॉज ये ऑयल्स के पीछे बहुत ज्यादा रिसर्च एविडेंसेस नहीं है टू सपोर्ट कि यस दिस इज 100% गुड ऑयल। कुछ लोगों को सूट कर सकता है, कुछ लोगों को नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आलमंड ऑयल, कुछ बेबीज को सूट करता है, कुछ बेबीज को नहीं करता। यस, कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा माना गया है, स्पेशली अगर आप कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल ले सके। नहीं तो नॉर्मल स्टोर बॉट पैराशूट या मार्केट का कोई भी ऐसा ऑयल आप यूज कर सकते हैं, बट मोस्ट प्रेफर्ड कोकोनट ऑयल होता है। आप इसको बेबी के ऑल ओवर बॉडी में सिर्फ मसाज ही नहीं, इनफैक्ट नहाने के बाद भी इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका बेबी के स्किन पर इतना अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है। कोकोनट ऑयल इज वेरी गुड ऑयल टू मसाज एंड ऑल्सो मॉइस्चराइज द बेबी। दोनों ही सूरतों में आप कोकोनट ऑयल को एक सिंगल बेस्ड स्किन केयर प्रोडक्ट की तरह आप अपने बच्चे के लिए यूज कर सकते हैं। बहुत बार हमने देखा है कि बेबीज के सर पे एक क्रस्ट बन जाता है जो खुरेदना पड़ता है, बहुत खींचते हैं पेरेंट्स एंड वो निकलता नहीं है, बाद में वहां से ब्लीड होता है। इसको हम कहते हैं सेबोरिक डर्माटाइटिस या क्रेडल कैप। या तो ये जेनेटिक होता है या तो आप बहुत ऑयल यूज कर रहे हैं, बेबी का किसी ना किसी रीजन की वजह से स्काल्प एक्सेस ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है, और जिसके चलते बच्चे को कभी कभार फंगल इन्फेक्शन भी होता है, जिसको हम मेलासेजिया कहते हैं। ये नाम का फंगल इन्फेक्शन होने का चांस हो जाता है। सो ये तीनों ही सूरतों में बच्चे के सर पे एक क्रस्ट बन जाता है। व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कि इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए, कि ये 1 मंथ से आने का चांस हो जाता है, 3 to 4 मंथ्स में पीक करता है और 6 to 7 मंथ्स में इसकी टेंडेंसी पूरी तरह खत्म हो जाती है। सो ये जो कंडीशन है, इससे डरना नहीं होता पेरेंट्स, इसको आपको प्रिवेंट करना है। प्रिवेंट करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखिए, जैसे कि बच्चे के सर पे बार बार तेल मत रखिए। ये भर जाएगा ये मत सोचिए, ये अपने आप अपने हिसाब से ही भरेगा। इस पे हमने कुछ वीडियोस शॉर्ट्स में बनाए हैं, आप प्लीज जाके देखिए। जो बच्चे का हेड है उसमें भर भर के अगर आप तेल लगाएंगे तो ब्रेन को सिग्नल मिलेगा, बॉडी को सिग्नल मिलेगा कि स्किन में ज्यादा ऑयल चाहिए, तो ऑयल बनाएगा स्किन, जिसको हम सीबम कहते हैं, और जिसके चलते फिर वहां पे पूरा स्केलिंग क्रस्टिंग हो जाएगा, वहां की स्किन एक्स्ट्रा ऑयल बनाने लगेगी और फिर हमें उसको निकालने में डिफिकल्टी होगी, और ऐसे स्किन पे हमने फिर फंगस को ग्रो करने का मौका दे दिया। अगर मान लीजिए ये किसी ना किसी रीजन की वजह से बन गया, तो आपको बेबी के इस हेयर पे हल्का सा ऑयल लगाना है, कोकोनट ऑयल, नहलाने के जस्ट पहले। यस, बन गया तो ऑयल लगाना पड़ेगा, क्योंकि बिकॉज ये हार्ड होता है एंड इसे निकालना बहुत मुश्किल है। आप ऑयल लगाइए, कोई अच्छा मॉइस्चराइजर जो स्काल्प के लिए है वो यूज कर सकते हैं, जो कि हमने बताया वैसा, एंड देन यू कैन नहलाते वक्त इसको जेंटली स्क्रब करिए। जब वो सॉफ्ट हो जाए, आपने ऑयल लगा दिया है, वो हल्का सॉफ्ट हो जाएगा, पानी डाला तो फर्दर सॉफ्ट हो जाएगा, शैम्पू करेंगे तो और सॉफ्ट हो जाएगा। शैम्पू के दौरान आप इसको स्क्रब करिए प्रॉपरली विद अ गुड स्क्रबर, जो सॉफ्ट ब्रिसल्स के आते हैं बेबी के लिए, आप उससे जेंटली स्क्रब करिए। इससे आप कुछ हद तक निकाल लेंगे स्केल्स, एंड ग्रेजुअली ये स्केल्स को आपको हर बाथिंग के टाइम पे करना है। टॉपिकल स्टेरॉइड या एक एंटी फंगल क्रीम यूज करना है या नहीं, ये आप बिना डॉक्टर के रिकमेंडेशन के ना करें। ये कोकोनट ऑयल, शैम्पू एंड स्केल रिमूवल ये आप शुरुआत में कर सकते हैं। अगर ये कंडीशन ज्यादा सीरियस होती है, डॉक्टर से मिलना है। बहुत पेरेंट्स जानना चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को सनस्क्रीन कब से यूज करना है। सनस्क्रीन जो बेबीज को 6 मंथ्स के बाद ही यूज करना है। 10 AM to 4 PM तक आप बेबी का सन एक्सपोजर मिनिमम रखिए, अच्छे से उसको कवर करके रखिए। शेडी एरियाज में ट्रैवल करना पड़े भी तो बच्चे के सर पे शेड रखिए। अप्रोप्रिएट हैट यूज कर सकते हैं। के लिए UVA और UVB जिसमें दोनों प्रॉपर्टीज हो, ऐसा वाला सनस्क्रीन पिक कर सकते हैं। 15 से लेकर 30 SPF वाला सनस्क्रीन प्रेफर करिए। ये बेबी के जितने भी एक्सपोज्ड एरिया में है, 30 मिनट्स बिफोर सन एक्सपोजर आप लगा सकते हैं। इसको आप कंटिन्यू करें। वंस बेबी को जो भी सनस्क्रीन ब्रांड सूट कर जाता है उसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। रिमेंबर द की टू न्यूबॉर्न स्किन इज जितना आप कम न्यूबॉर्न केयर स्किन पे करेंगे उतना अच्छा है। बेबी के स्किन पे बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं होती, जितना मिनिमम करेंगे
उतना अच्छा है। जो बेबी की स्किन को सूट कर रहा है उसे बदलना नहीं है, तो सूट नहीं कर रहा है उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढना है। अगर कोई कंडीशन स्किन की ज्यादा खराब हो जाती है, पीडियाट्रिशियन को पूछे बिना कोई भी स्टेरॉइड क्रीम बच्चे की स्किन पे न लगाएं। स्टेरॉइड टॉक्सिसिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है जिसके लिए एक सुपरविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप पेरेंट्स आई हैव कवर्ड एवरीथिंग, एंड अगर मुझसे कुछ मिस किया हो गया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, एंड मे बी आई विल ट्राई टू आंसर यू। थैंक यू।